गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा डिस्कशन है उसको एनवायरमेंटल साइंस के तहत डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल साइंसेस। तो जितना भी आज का डिस्कशन है वो एनवायरमेंटल साइंस से, वातावरण से ही, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो, तो हमारा चर्चा एनवायरमेंटल साइंस पे ही रहेगा। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड्स, है ना। ये बात की गई, क्वेश्चन है आयरन ऑक्साइड पे, और उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका रासायनिक सूत्र का मिलान करना है। मतलब आयरन ऑक्साइड किस तरह से आयरन और ऑक्सीजन आपस में संयोजन बनाते हैं, किस तरह से ये केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, और उसका केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसी के आधार पे हमारा डिस्कशन है। तो आयरन ऑक्साइड जो सही ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। आयरन ऑक्साइड जो है वो है आप इसका Fe3O4। हेमेटाइट जो है वो है आपका Fe2O3। आपका इलेमेनाइट जो है ये है FeO2TiO2। और लिमोनाइट जो है आपका, वो है आपका FeOH2O। तो करेक्ट ऑप्शन है A2, B4, C1 और D3। ये है आपका आंसर। अब आगे हम लोग चलते हैं डिस्कशन पे। चलते हैं। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं कि आयरन ऑक्साइड किसको कहते हैं हम लोग। आयरन ऑक्साइड क्या है? इट इज अ केमिकल कंपाउंड। ये रासायनिक यौगिक है। इट इज अ केमिकल कंपाउंड। आयरन ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड जिसमें आपका आयरन, लॉ जिसको कह सकते हैं आप, लॉ प्लस ऑक्साइड हो, या लौह प्लस ऑक्सी हाइड्रोक्साइड हो, OH। मीन्स आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड क्या है? तो ये एक केमिकल कंपाउंड है, ये रासायनिक यौगिक है जिसमें आपका ऑक्सीजन प्लस लौ या आयरन प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सी हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ तत्व जो हैं पृथ्वी पे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। जरा 2 मिनट उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। तो कुछ रूप जो है पृथ्वी पे उपलब्ध है, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा FeOOH। ठीक है। तो इसको हम लोग, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग लिमोनाइट कहते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग लिमोनाइट कहते हैं। देखिए
ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। इसका डिस्कशन करने के पीछे इसका लॉजिक ये है कि हम लोग को आगे के एनवायरमेंटल साइंस में ये कॉन्सेप्ट हम लोग को मदद करेगा। तो आप प्राकृतिक रूप से एक कॉम्बिनेशन पाएंगे FeOOH, लिमोनाइट। ठीक है, तो ये क्या है कि आप जानते हैं कि अपर्दन क्रिया, वेदरिंग प्रोसेस होता है, तो जब रॉक्स में जब वेदरिंग प्रोसेस या अपर्दन क्रिया होता है तो इस तरह का प्रोडक्ट आपको FeOOH या लिमोनाइट मिलता है, राइट। अब देखिए कि दूसरा एक प्रोडक्ट जो है हम लोग बात करेंगे Fe2O3। ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है, आर यू गेटिंग इट? Fe। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है आपका Fe2O3। ये जो है ये आपका, इसको हम लोग हेमेटाइट कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। तो दूसरा एक कॉम्बिनेशन होता है जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, वो है Fe2O3, जिसको कि हम लोग हेमेटाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ट्रॉपिकल सॉइल्स, यानी जिस क्षेत्र से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पार करता है, गुजरता है, जिस क्षेत्र से आपका मकर रेखा गुजरता है, उस क्षेत्र को हम लोग ट्रॉपिकल सॉइल्स या उस क्षेत्र की मिट्टी को हम लोग ट्रॉपिकल सॉइल्स कहते हैं। वहां पे एक खास जो है लौह का एक ऑक्साइड का एक प्राकृतिक रूप मिलता है, जो कि उस क्षेत्र में आपको भारत में भी वो चीज उपलब्ध है। उसको हम लोग कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है AlOOH, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड जो आप कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बोहेमाइट कहते हैं। ठीक है, एक आप देखेंगे कि जब एक और कॉम्बिनेशन होता है एल्यूमिनियम का, जिसको कि आप AlOH3, इसको कहा जाता है गिप्साइड। तो इस तरह से आयरन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन पे कुछ खास तरह का प्राकृतिक तत्व आपको देखने को मिलता है। अब चलिए थोड़ा सा विस्तार में हम लोग चर्चा करते हैं कि पहला चीज तो हम लोग जान जाए कि ये आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड का महत्व क्या है। पृथ्वी पे भूगर्भिक काफी प्रक्रिया चलता है, पृथ्वी पे जैविक कितना प्रक्रिया चलता है, मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, देयर आर लॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। और इस प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का एक महत्वपूर्ण जो है रोल है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। कहने का मतलब कि आपका आयरन जो है या तो ऑक्सीजन के साथ मिलके या हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। यानी पृथ्वी के भूगर्भिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया में लौह का ऑक्सीजन के साथ मिलके या लौह का हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को, एक महत्वपूर्ण प्रभाव को अंजाम ये देता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इनका
ये जो आपका आयरन ऑक्साइड है या आयरन हाइड्रोक्साइड है, दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। तो ये आपका जो आयरन ऑक्साइड है या जो आयरन हाइड्रोक्साइड है, इसका कहाँ कहाँ किस किस रूप में हम लोग इस्तेमाल देखते हैं। तो पहला रूप में जो इसका इस्तेमाल देखते हैं उसको हम लोग आयरन ओर के रूप में देखते हैं। दे आर यूज्ड एज आयरन ओर्स। ये लोग जो हैं लॉ एस के रूप में इनको हम लोग देखते हैं। एक इनका रूप है कि इनको ये आयरन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करती है तो उसका एक रूप जो हमारे सामने आता है वो एस के रूप में आता है। इट इज प्रेजेंटेड टू अस इन द फॉर्म ऑफ ओर्स लाइक आयरन ओर, लॉ एस। पहला। दूसरा हम लोग देखेंगे कि दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज पिगमेंट्स। कहने का मतलब है कि इनको जो है रंगने के पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्लाइड्स है, आप स्लाइड्स में देखिए कि किस किस कलर का ये जो है रंगने के पदार्थ के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से आयरन ऑक्साइड पिगमेंट्स है। ये प्राकृतिक रूप से आयरन ऑक्साइड आपका रंगक है, जिसको कि आप रंगने में कलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनका एक और इस्तेमाल होता है, आयरन ऑक्साइड का एक और इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ा एक इस्तेमाल कि बिना वातावरण को डिस्टर्ब किए हुए, बिना एनवायरनमेंट के बैलेंस को बिगाड़े हुए ये हाइड्रोजन के उत्पादन में काम आता है। कहने का मतलब आप आयरन ऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप हाइड्रोजन की उत्पादन जो है कर सकते हैं। यानी इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयरन ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, आगे देखिए। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो इस्तेमाल है वो है आपका थर्माइट के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण इसका इस्तेमाल जो है वो है आपका थर्माइट के रूप में। थर्माइट के रूप में इस स्लाइड्स को देखिए, इसका रंग थोड़ा सा भूरा काला है। इस स्लाइड्स को देखिए, इसका रंग थोड़ा सा भूरा काला है। तो चलिए थोड़ा सा थर्माइट रिएक्शन के बारे में भी जान जाइए, ये आगे हम लोग को काम देगा। तो थर्माइट रिएक्शन का इतिहास क्या है? तो थर्माइट रिएक्शन को सबसे पहले तो याद रखिए कि इस रिएक्शन को हम लोग गोल्ड शिम्ट रिएक्शन भी कहते हैं, या गोल्ड शिम्ट प्रोसेस भी कहते हैं, या गोल्डस्मिथ प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि 1893 में एक केमिस्ट थे। 1893 में एक केमिस्ट थे जिनका नाम था हंस गोल्डश्मिट, जिनका नाम था हंस गोल्डश्मिट। हिंदी में लिखे तो हंस गोल्डश्मिट। 1893 में ये जर्मन केमिस्ट थे। ये क्या किए कि ये चाहते थे कि बहुत ही शुद्ध, वेरी प्योर मेटल की खोज करें। He wanted to find out a very pure metal. He wanted to produce a very pure metal. कहने का मतलब बिना कार्बन का इस्तेमाल का एक ये जो है प्योर मेटल जो है ये खोजना चाह रहे थे। अपने इसी एक्सपेरिमेंट में
अभी अपने इसी एक्सपेरिमेंट में देखे कि लोहा लोहा जो है, एक लोहा दूसरे लोहा से जो है जुट जा रहा है, जिसको कि आज आप वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो ये वेल्डिंग रिएक्शन जो है उसी को हम लोग थर्माइट रिएक्शन या हांस गोल्डस्मिट रिएक्शन या हांस गोल्डश्मिट रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। और पहला इसका वाणिज्यिक उपयोग एसन एक जगह है, वहां पे ट्राम का, जैसे ट्रेन का रेलवे ट्रैक होता है, उसी तरह ट्राम का ट्रैक को जोड़ने के लिए इस थर्माइट रिएक्शन को इस्तेमाल किया गया। इस थर्माइट रिएक्शन को इस्तेमाल किया गया 1899 में। ये वाणिज्यिक कॉमर्शियल प्रोडक्शन सबसे पहले इस रिएक्शन का जो है लाइन को, लोहे के लाइन को जोड़ने में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये इसलिए हुआ कि हांस गोल्डश्मिट जो है क्रोमियम और मैंगनीज, क्रोमियम और मैंगनीज ये धातु बनाना चाहते थे। तो क्रोमियम और मैंगनीज धातु बनाने के प्रक्रम में, इस प्रोसेस में इनको एक नया मिश्रण मिला, और इसी मिश्रण को, जो कि आयरन ऑक्साइड का रूप था, उसी को ये थर्माइट कहें। अब आप देखते होंगे कि जो भी आपका रेलवे लाइन का, रेलवे ट्रैक का जो भी वेल्डिंग होता है, जोड़ा जाता है, इसी थर्माइट रिएक्शन से ये जोड़ा जाता है। अब देखिए इस थर्माइट रिएक्शन का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया और कैसे कैसे इस प्रक्रिया के सिद्धांत को इस्तेमाल किया गया। देखिए, दिस इज समथिंग वेरी टफ। यदि यस अर्चना, आई एम सीइंग योर रिएक्शन जस्ट नाउ। व्हाट आई डू कि अभी दोबारा फिर इसको रिवाइज कर देंगे, तो फिर आपके हर एक नाम को जो है दोहरा देंगे, हर एक नाम को फिर से दोहरा देंगे, और आपको एक मेल भी कर देंगे जिसमें ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सो अगेन आई सॉ योर रिएक्शन जस्ट नाउ। तो राइट, तो अब हम लोग इस सिद्धांत को हम लोग देखते हैं एक रिएक्शन में। ये देखिए, ये आपका आयरन ऑक्साइड है और ये एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम जो है आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, तो आपको आयरन मिल रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है। मींस यू आर गेटिंग एलिमेंटल आयरन, इसको बोलते हैं हम लोग को एलिमेंटल आयरन, यानी कि आपके पास शुद्ध लोहा जो है प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो यहीं पे आपका थर्माइट रिएक्शन को इस्तेमाल किया गया। उसी तरह एक और आप रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको कॉपर निकालना है, कॉपर, तो कॉपर के लिए ये रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस 2Al will give you 3Cu plus Al2O3। ठीक है, इस रिएक्शन को देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम आपको शुद्ध कॉपर प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये रिएक्शन का उदाहरण क्यों दिए? इस रिएक्शन का उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि इस रिएक्शन को हम लोग कैड वेल्डिंग कहते हैं। कैड वेल्डिंग, इस रिएक्शन को हम लोग कैड वेल्डिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आप कोई तार को, जब कोई इलेक्ट्रिक जॉइंट को आप जोड़ते हैं, तो वहां पे इसी रिएक्शन के, इसी प्रक्रिया के द्वारा दो तार जो है आपस में जुड़ जाता है। यदि आप इलेक्ट्रिक जॉइंट देखते होंगे, बिजली को देखते होंगे जोड़ा गया, तो बिजली को इसी रिएक्शन से जोड़ा जाता है। इसको हम लोग
कैड वेल्डिंग रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग कैड वेल्डिंग रिएक्शन कहते हैं। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कैड वेल्डिंग? कैड वेल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग कैड वेल्डिंग रिएक्शन कहते हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्योर आयरन, शुद्ध आयरन आप कैसे निकालेंगे, तो आप इस रिएक्शन का जिक्र करेंगे, इस रिएक्शन का जिक्र करेंगे। ये एक तरीके का थर्माइट रिएक्शन है। तो आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग थर्माइट रिएक्शन में भी करते हैं। आपका आयरन और ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन और कहाँ मिलता है? आयरन और ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन आपको हीमोग्लोबिन में भी मिलेगा। हीमोग्लोबिन में भी आपका आयरन और ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन मिलता है। आप पृथ्वी पे आप देखेंगे प्राकृतिक रंग होता है, ठीक है? पृथ्वी पे प्राकृतिक रंग होता है। इस तरह का रंग देखिए आप, पीला है, ये पीला है, आपको ऑरेंज मिलेगा, आपको रेड मिलेगा, आपको ब्राउन मिलेगा, आपको ब्लैक मिलेगा। तो पृथ्वी पे प्राकृतिक रंग देखते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, ब्लैक, ये सारा जो प्राकृतिक रंग है ये आपको आयरन ऑक्साइड से ही मिलता है। ये आपको सारा रंग आयरन ऑक्साइड से ही मिलता है। इस आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि ये सस्ता है, इसके उत्पादन में, इसके निर्माण में आपको कम व्यय, लेस ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज लेस एक्सपेंसिव मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक और चीज। इस स्लाइड को देखिए, ये स्लाइड्स को देखिए, आपको सॉफ्टी आप खाते होंगे तो सॉफ्टी का ये कोन है, ये सॉफ्टी का कोन है ना? तो ये सॉफ्टी का कोन जो है, इसका जो कलर है, इसको में जब सॉफ्टी का जो आप खाते हैं सॉफ्टी, इसका अलग अलग कलर आप देखते हैं। तो वो फूड कलरिंग, वो खाद्य पदार्थ का जो रंग किया जाता है वो भी आयरन ऑक्साइड से होता है। नाउ जो आयरन ऑक्साइड को आप सॉफ्टी के कलर में डालते हैं या खाद्य पदार्थ में डालते हैं, उसके लिए एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग E172 कहते हैं। तो E172 क्या हुआ कि वो खाद वाला रंग, वो फूड कलरिंग, जो आयरन ऑक्साइड का जो फूड कलर के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कोड वर्ड दिया गया है जिसको कि E172 हम लोग कहते हैं। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? E172 समझ में आया बच्चों? अभी तक हम लोग आयरन ऑक्साइड के महत्व के बारे में देख रहे हैं। अब जरा ऑप्शन में आपका 4 नाम दिया गया है। एक आयरन ऑक्साइड हम लोग डिस्कस कर लिए, क्या उसका महत्व है, क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है आपका हेमाटाइट, जिसको कि आप हेमाटाइट या हेमाटाइट के रूप में भी बोल सकते हैं। इस स्लाइड्स को देखिए, इस स्लाइड में आपको देखिए चमकीला जैसा दिखाई देगा। ये स्लाइड्स दिखाई दे रहा है बच्चों, ये स्लाइड्स देख लीजिए और स्लाइड्स में देखिएगा, दीज आर शाइनिंग मेटल्स, ये शाइनिंग पीस आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग हेमाटाइट कहते हैं, अलग रंग से जो भी है। तो क्या है ये हेमाटाइट है क्या? हेमाटाइट आपका Fe3 लॉ 3 का ये खनिज रूप है। जब Fe3 या लॉ 3 का जब आप मिनरल रूप देखेंगे, जब आप इसका मिनरल रूप देखेंगे, जब इसका आप खनिज रूप देखेंगे,
तब जो रूप, जो खनिज रूप Fe3 का आता है उसको हम लोग हेमेटाइट कहते हैं, है ना, इसको हम लोग हेमेटाइट कहते हैं। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो है Fe2O3 है, Fe2O3 है, ठीक है। और पत्थरों में बहुत ही समान रूप से आपको पत्थर में और ये मिट्टी में मिलता है। आमतौर पे हेमेटाइट जो है लौह 3 का जो खनिज रूप है, आम तौर पे वेरी जनरली यू विल फाइंड इट इन रॉक्स, यू विल फाइंड इट इन द सॉइल। नंबर 1। नंबर 2 है ना, धरती में सबसे ज्यादा जो लौह का रूप हम लोग को देखने को मिलता है, धरती पे सबसे ज्यादा जो लौह का रूप हम लोग को देखने को मिलता है वो हेमेटाइट ही है। मीन्स हेमेटाइट इज दैट वर्जन ऑफ आयरन दैट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन अर्थ। मीन्स हेमेटाइट इज अ फॉर्म ऑफ आयरन दैट इज मोस्ट abundant on the earth as far as iron is concerned। ठीक है, तो हेमेटाइट का ये आप देखते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि हम लोग बात किए हैं प्योर आयरन, हम लोग बात करते हैं प्योर आयरन, हम लोग बात करते हैं शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा। इस प्योर आयरन से, ये शुद्ध लोहा से हेमेटाइट जो है ज्यादा कड़ा होता है। हेमेटाइट जो है शुद्ध लोहा से ज्यादा ये कड़ा होता है। इसकी एक विशेषता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कई रंग भी मिलेगा, काला से मटमैला भी मिलेगा, आपको लाल से भूरा रंग भी मिलेगा। You will get a variety, you will have a variety of colors in hematite. Means you will have black, you will have red, you will have dark brown. So hematite is available in all these colors. ठीक है, and और ये धातु की तरह ये चमकीला होता है, ये धातु की तरह ये आपका चमकीला होता है। It is shining like a metal, it shines like a metal। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है आपका हेमेटाइट का फॉर्मूला है आपका Fe2O3। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3। आगे बढ़े। दूसरा जो आप देख रहे हैं वो है आपका इल्मेनाइट, वो है आपका इल्मेनाइट। इसको पत्थर को देखिए, इस खनिज पदार्थ को देखिए, ये भी लौह का रूप है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आयरन, इल्मेनाइट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम टाइटेनियम का ये आयरन ऑक्साइड है, टाइटेनियम का ये आयरन ऑक्साइड है, टाइटेनियम प्लस आयरन ऑक्साइड है। इसको हम लोग लौह टाइटेनेट भी कहते हैं, इसको हम लोग लौह टाइटेनेट भी कहते हैं, इसको हम लोग लौह टाइटेनेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है FeTiO3, यानी कि आयरन और ऑक्साइड और आपका टाइटेनेट है। कहने का मतलब कि जब आयरन हो, जब ऑक्साइड हो और टाइटेनेट हो या टाइटेनियम हो, तो उसको हम लोग इल्मेनाइट के नाम से जानते हैं। मींस इल्मेनाइट क्या है कि Fe है,
प्लस टाइटेनियम है प्लस आपका ऑक्साइड है। तो जब आपका लोहा प्लस टाइटेनियम प्लस ऑक्साइड हो तो समझिए वो जो रूप लेके आता है उसको हम लोग इल्मेनाइट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका रंग क्या है? व्हाट इज द कलर? इसका रंग है स्टील ग्रे। इसका रंग है स्टील ग्रे। ये जो है इस्पात कहिए घुसर है ना, स्टील जैसा और कुछ ग्रे कलर इस तरह का इसका रंग है। इसकी सबसे एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, दिस हैज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें चुंबकीय गुण है। इट हैज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स इन इट। सो हम लोग बात करते हैं टाइटेनियम लो ऑक्साइड जो है उसको, उसमें जो है जिसको कि आप इल्मेनाइट कहते हैं, इसमें जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स भी है, यह मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी है। अंतिम ऑप्शन जो है आपका लिमोनाइट है। लिमोनाइट, पहले हम लोग आयरन ऑक्सीजन देखें, फिर आयरन ऑक्सीजन प्लस टाइटेनियम देखें, अब आप आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर देखिए, H2O देखिए। कहने का मतलब आयरन प्लस ऑक्सीजन और जब वाटर हो जाए तो उसको जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग लिमोनाइट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लिमोनाइट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयरन 3 होता है, ये आयरन और है, ये लिमोनाइट एक लॉ एस्क है। लिमोनाइट इज एन आयरन ओर जिसमें आयरन 3 प्रेजेंट है, फिर इसमें आपका ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसमें आपका हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, यानी कह लीजिए उसमें H2O का कंपोनेंट है, इसमें H2O का कंपोनेंट है। जस्ट अ मिनट। इसमें एक पॉइंट ये है कि लॉ एस को, आयरन ओर को हम लोग 3 मुख्य फॉर्म में, 3 मुख्य रूप में देखते हैं। आयरन ओर को हम लोग 3 मुख्य रूप में देखते हैं। वी सी आयरन ओर इन इट्स 3 प्रिंसिपल फॉर्म्स। वो 3 प्रिंसिपल फॉर्म क्या क्या है? तो पहला है आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। दूसरा है आपका मैग्नेटाइट, और तीसरा है लिमोनाइट। कहने का मतलब when you come across iron ore you will generally find its 3 principal forms, या कह लीजिए what are the three principal forms of iron ore? So the 3 principal forms of iron ore are hematite, magnetite and limonite। तो लॉ एस का 3 मुख्य रूप कौन सा है? तो वो है आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। और याद रखिएगा ये लॉ एस का रूप जो है हम लोग को प्राचीन काल से, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 2500 BC से हम लोग को ये मिल रहा है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट डिस्कशन। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? प्लीज डू लेट मी नो। कोई कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन हो है स्टूडेंट्स?
आगे बढ़े स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो स्टूडेंट्स। Shall we go ahead? Okay. See, ये जो पहला क्वेश्चन है इसको आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो कोरोना वायरस से पहले का क्वेश्चन है। कोरोना वायरस को जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग को पढ़ना है उसी कॉन्सेप्ट में आज का थर्ड क्वेश्चन बेस्ड है। थोड़ा सा डिटेल में नया चीज है, तो बी वेयर विथ मी। आज हम लोग एनवायरमेंटल साइंस पे ही डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो जापान में एक संधि हुई थी जिसके तहत एक अध्याय था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। ये एक प्रक्रिया है, कहने का मतलब कि कैसे आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेंगे। यदि आप तय रूप से तय लक्ष्य पे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को, उत्सर्जन को यदि कम करते हैं तो एक प्रोसेस के तहत आपको क्लीन डेवलपमेंट मिशन या CDM के तहत एक सर्टिफिकेट मिलेगा। भारत में ये कौन सा कंपनी है? तो भारत का जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स जो भारत का पहला कंपनी है जिसको CDM सर्टिफिकेट मिला क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, और विश्व का ये तीसरा कंपनी है। दिस इज द थर्ड कंपनी इन द वर्ल्ड and the first company in India to get CDM certificate under Kyoto Protocol. And what is the name of the company? The name of the company is Gujarat Fluorochemicals. ये कंपनी कहाँ स्थित है? Where is this company situated? This company is situated in Vadodara in Gujarat. गुजरात के वडोदरा में गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी स्थित है। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। चलिए अब जरा इसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, तो क्योटो कहाँ पे है? ये है आपका जापान, ये है आपका जापान, ये पूरा आपका जापान है, ये पूरा आपका जापान है। यहाँ है टोक्यो, ये है आपका टोक्यो, और यहाँ पे है आपका क्योटो। तो क्योटो जो है आपका जापान में है। तो क्योटो इज इन जापान। क्योटो कहाँ पे है? तो क्योटो आपका जापान में है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। इंटरनेशनल ये ट्रीटी है। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है। अब अगला सवाल, क्योटो प्रोटोकॉल का ये जो संधि है किस पर आधारित है? What is the basis of this international treaty? What is the basis of the Kyoto Protocol?
तो क्योटो प्रोटोकॉल का क्या आधार है ना? तो इसका आधार है ग्लोबल वार्मिंग। इसका आधार है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा मतलब विश्व में तापमान बढ़ते जा रहा है। तो विश्व में तापमान यदि बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपस में इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 और आपका कोरोना वायरस भी आपस में इंटर रिलेटेड है। कोरोना वायरस, जिसको कि अगला सेक्शन हम लोग वायरस में पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। सारा क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। सारा क्वेश्चन जो है आपके एनवायरमेंटल साइंस में नया नया चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि यूपीएससी को किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए। अपने आप आपका जो है दिमाग खुल जाएगा। अपने आप सिद्धार्थ से आप गौतम बुद्ध हो जाएंगे, है ना, भगवान बुद्ध हो जाएंगे। आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि किस गहराई से हम लोग को कोरोना वायरस को अटैक करना चाहिए। ठीक है, और कोरोना वायरस जैसे और भी कितने जीव हैं। चलिए फिलहाल तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मींस देयर इज अ क्लाइमेट चेंज। व्हाई देयर इज अ क्लाइमेट चेंज? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। The whole world is experiencing increasing temperature. Since the whole world is experiencing increase in temperature, hence it is known as global warming. तो क्योटो को क्या लेना देना इससे? क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग को रोको, उसको कम करो, वैश्विक तापमान को एक निर्धारित स्तर पे ले जाओ। तो कैसे ले जाओगे निर्धारित स्तर पे? कैसे आप रोकेंगे उसको? तो उसको रोकने के लिए आपको देखना होगा कि कौन कौन गैस के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। कौन कौन गैस के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है? ग्रीन हाउस मतलब जिस गैस के रहने से तापमान बढ़ जाए, जो कि रेडिएट ना करे, जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ये अंतरराष्ट्रीय क्या संधि क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस वैश्विक तापमान को कम करना, टू लोअर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज व्हाट क्योटो प्रोटोकॉल हैज टू डू। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? अब अगला जो है ना, कि यहां पे अगला कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस गैस। अगला कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस गैस, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस जो है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल पे जो डिस्कशन हुआ, जो मीटिंग हुआ, इसका 2 भाग है। इसका 2 भाग है ना। यानी वैज्ञानिक जो हैं क्योटो प्रोटोकॉल में जो ग्रीन हाउस गैस की बात की है, उसको 2 भाग में बांट दिए। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है भैया? पहला पार्ट क्या है कि पहला पार्ट है कि सारे वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सारे वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सारे वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग? ओके। और इसका दूसरा भाग क्या है? इसका दूसरा भाग है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये मानव निर्मित
कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। दूसरा भाग पे वैज्ञानिक क्या बोले कि दिस ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड CO2। ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल का निष्कर्ष ये था कि CO2 उत्सर्जन को कम किया जाए। Hence, the conclusion of Kyoto Protocol was to limit the emission of carbon dioxide। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया है ना? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया? अब क्वेश्चन होता है कि क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया? तो 11 दिसंबर 1997 को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, है ना? इसको अपनाया कब गया? 11 दिसंबर 1997 को। लेकिन ये लागू कब हुआ? When was it effective? When was it made effective? तो ये इफेक्टिव हुआ 16 फरवरी 2005 को। ये इफेक्टिव कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को। कब से क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ? ये लागू हुआ 16 फरवरी 2005 से। ठीक है, अभी कितने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कितने देश क्योटो प्रोटोकॉल में है? तो अभी जो है 192 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। 192 देश जो हैं क्योटो प्रोटोकॉल को मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कनाडा जो है 2012 में, कनाडा जो है 2012 में इस प्रोटोकॉल से हट गया। कनाडा जो है 2012 में इस प्रोटोकॉल से